आज हम बेटा पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल जो है दिस इज़ दी एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। हेसिस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लेटिस एनर्जी जो है इसके बारे में बता दें। लेटिस एनर्जी क्या होती है? लेटिस एनर्जी सोडियम आयन है, सपोज क्लोराइड आयन है गैसियस स्टेट में और सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड लेटिस एनर्जी, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स केटाइन एंड एनाइन। यानी आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड गैसियस आयन से जब बने, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी डैट इज़ लेटिस एनर्जी। हम सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, सोडियम क्लोराइड आयनिक ही बनता है 1/2 सॉलिड। तो ये जो एनर्जी है दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड, यानी इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है -411 किलो जूल। दिस एनर्जी जो है दिस इज़ कॉल्ड, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कंपाउंड जो है उसका मोल बन रहा है, किससे बन रहा है? उन एलिमेंट से बन रहा है। ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंट है उससे। यहाँ ये एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट। यहाँ क्या है? सोडियम आयन गैसियस स्टेट में है, क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में है, और इससे जो है क्या बन रहा है? वही कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो लेटिस एनर्जी जो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन्स। या इसको ऐसे भी आप बता सकते हो कि अगर सोडियम क्लोराइड है सॉलिड, सोडियम आयन गैसियस स्टेट में और क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड का 1 मोल है, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयन, यानी एक मोल जो है आयनिक कंपाउंड का जब गैसियस आयन में, गैसियस आयन का मतलब ये है कि केटाइन और एनाइन में वो चेंज हो, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी कैसे फाइंड की जाए? लेटिस एनर्जी हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हम हेसिस लॉ की मदद से मालूम करेंगे। तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल जो है दिस इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब बॉर्न-हैबर साइकिल देखें, हेसिस लॉ में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो, वही रिएक्शन सेवरल स्टेप में हो, तो एंथैल्पी चेंज जो होगी वो एक जैसी होगी। मसलन सोडियम सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन नेचुरली गैसियस स्टेट में होता है 1/2, और इससे क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड। तो ये जो एंथैल्पी है दिस इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये कितनी है? -411 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब सोडियम मेटल से और क्लोरीन गैस से बनेगा तो इसमें 411 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन हमें तो लेटिस एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। आप इसको समझें दिस इज़ ए, और इसको कर लें कंसिडर एफ। ए जो है डायरेक्ट एफ में चेंज हुआ है, तो एनर्जी जो है कितनी रिलीज़ हुई है? 411 किलो जूल पर मोल। अब हम सोडियम को सॉलिड से गैसियस स्टेट में लाते हैं, क्लोरीन इसी तरह गैसियस स्टेट में ही है, यानी सोडियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में आ गया। इस एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी गैसियस एटम बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं? उसी एलिमेंट के। तो ये जो एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, ये कितनी है? 108 किलो जूल पर मोल। अब ए जो है ये कन्वर्ट हो रहा है जी किस में जी? बी में, यानी अब ए को आपने बी में चेंज किया है, और फिर
ये जो सोडियम गैसियस स्टेट में है, ये आयन में चेंज होता है, गैसियस आयन में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अभी क्लोरीन उसी तरह गैसियस स्टेट में ही है। अब इस इंथैल्पी को क्या कहेंगे कि गैसियस एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसके लिए एनर्जी जो होगी डैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो ये किसके इक्वल होगी? ये 496 किलो जूल पर मोल है। ठीक हो गया। यानी अब B जो है ये किस में चेंज हो गया है? B जो है ये C में चेंज हो गया। यानी हम डायरेक्ट A से F में जाने की बजाय पहले A से B में जाते हैं, B से C में जाते हैं। यानी सोडियम जो है सॉलिड, पहले सोडियम गैसियस स्टेट में आएगा और गैसियस स्टेट में एटम जब आते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन जो है गैसियस स्टेट में ही है। नेक्स्ट क्या है जी? अब हम D की तरफ जा रहे हैं। D में ये है कि सोडियम आयन गैसियस स्टेट में उसी तरह है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है इसमें चेंज क्या आ रही है कि ये एटम में आ गया, गैसियस एटम में। तो ये जो इंथैल्पी होगी जिसमें क्लोरीन जो है ये किस में चेंज हो रहा है? अब देखें, यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ क्लोरीन एटम है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ये किसके इक्वल है? 121 किलो जूल के इक्वल है जी पर मोल। ठीक है, अभी हमने सोडियम को सोडियम आयन में चेंज कर लिया है और क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में गैसियस स्टेट में चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा जी कि ये जो क्लोरीन गैसियस स्टेट में है ये इस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने लूज़ किया है पिक करेगा। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन पिक करता है एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हाँ बताएं ना। याद नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है। उस एनर्जी को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, अब जो है डी किस में चेंज हो रहा है? डी चेंज हो रहा है जी किस में? सोडियम आयन गैसियस स्टेट में आ गए और क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में आ गए। यानी ये जो क्लोरीन एटम है ये इसने इलेक्ट्रॉन पिक कर लिया है जो सोडियम ने लूज़ किया है। अब क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में आ गया। ये जो इंथैल्पी है दिस इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किसके इक्वल है? ये 349 किलो जूल पर मोल। यानी जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो निकला और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को पिक किया तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हुई है। यहाँ जो है आपको एनर्जी देनी पड़ी है, प्लस साइन है यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, यानी एनर्जी जो है हम दे रहे हैं। और यहाँ क्या हुआ है? एनर्जी जो है रिलीज़ हुई है। अब ये गैसियस आयन जो हैं ये क्या करेंगे? ये कंबाइन होकर किस में आ गए? आयनिक सॉलिड। अब मुझे बताएं, गैसियस आयन जब कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड बनाएंगे तो ये इंथैल्पी क्या होगी? ये होगी जी लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, इसको क्या कहेंगे? डी से हम ई पे आ गए ना, डी से ई पे आ गए हैं, ये ई बन गया है ना ये, और फिर हम ई से एफ़ पे आ गए। यानी अगर आपको ए से एफ़ तक एनर्जी पता है, क्या है? ए से बी तक का पता है, फिर बी से सी का पता है, फिर सी से डी का पता है, ठीक है, और फिर डी से ई का पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ई से एफ़ की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से देखें, ये अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आप ये देखें, ए से एफ़, ए से एफ़ जो है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ए से एफ़, ए से एफ़, ये ए से एफ़ है ना, ए से एफ़, दिस इज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज़ इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है? यानी ए से आप एफ़ पे आ जाएं या ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से डी से ई, और फिर तो इन सब को ऐड करते जाएंगे ना, ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, सी, इन सब को ऐड करते जाए तो ये क्या होगी जी? इंथैल्पी ऑफ, पहले एटमाइजेशन हुई, फिर इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो गई, फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हुई, फिर जो है इंथैल्पी ऑफ कौन सी हुई जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, प्लस लैटिस आ गई। ठीक हो गया। अगर हमें
इनमें से ये वैल्यू फाइंड करनी हो, हम ऐसे भी करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ये एक्स नाम दे देते हैं, एक्स, ठीक है। ये सारी यहाँ से यहाँ तक जो है ये एंथैल्पी जो है इन सब को ऐड करके इसको नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, प्लस लैटिस। अब बताएं, अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें से ये माइनस कर दो भाई, इसमें से ये माइनस कर दो, और ये जो है एनर्जी ये आपके पास आ जाती है, जो वैल्यूज़ इसकी आती है लैटिस की, ये 787 किलो जूल आता है। अब चेक करते हैं जी कि ये जो है कितनी थी जी, -411, दिस इज़ इक्वल टू, अब ये जो है सब इनको ऐड करना पड़ेगा, +108 प्लस 496 प्लस, ये इनकी वैल्यू के साथ साइन है भाई, प्लस 121, ये भी प्लस है, प्लस -349 प्लस -787, इन सब को ऐड करें तो ये इसकी इक्वल आनी चाहिए ना, यानी ए डायरेक्ट एफ में चला गया या ए जो है वो बी में चला गया, ये जो है ए से क्या है जी, ए से बी है, ये जो है बी से सी है, ये जो है सी से डी है, ये डी से ई है, और ये ई से एफ है। ये आपके सामने ना, ए से बी, बी से सी, ये जो है ये सारी वो है, इनको आपने ऐड करना है। ए डायरेक्ट चेंज हो जाए ना, देखिए ना, ए जो है डायरेक्ट चेंज हो जाए किस में, सी में, ए जो है बी में चेंज हो, बी सी में चेंज हो, ये अगर डेल्टा एच है, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2, तो ये डेल्टा H किसके इक्वल होगा भाई, इन दोनों को ऐड कर ले, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। दिस इज़ हेसिस लॉ कि एक रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, वही 2 स्टेप में हो या 3 स्टेप में हो, तो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो एक जैसी होगी, यानी ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, रूट पे डिपेंड नहीं करती। अब चेक कर लेते हैं, अब आप इसमें जो है ऐड करें ज़रा, ये ऐड करें 108 496 121, ऐड कर लें, ये हो गया जी 15 हो गए, एक कैरी आ गया, 2 12, फिर एक कैरी आ गया, 4 5 6 7 आ गया, यानी ये प्लस वाले जो है ना 725 आ गए जी, -411। अब माइनस वाले करते हैं, माइनस वाले कितने हैं, 2 हैं, एक है जी 349 है और दूसरा जो है 787 है, ये कितने हो गए जी 16, असल एक करी आ गया, 12 और 1 13 हो गया, ठीक है, और 10 और 1 11 हो गया, तो -1136। अब इसको सॉल्व करें, -411 इज़ इक्वल टू, अब 1136 है, इसमें से आपने 725 माइनस किया, तो ये 1 1 वही आ गया ना बेटा, वही आ गया, वेरी गुड, वही रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हमने लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको इसमें से ये सारी जो वैल्यू हैं ये माइनस करनी होंगी। ये देखिए ना, ये फार्मूला है कि अगर लैटिस एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, ये लैटिस जो है एनर्जी, इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें से ये सारी जो है वैल्यूज़ जो आपको बताई हैं ये माइनस कर लेंगे, तो आपके पास जो है क्या आ जाएगा जी, एंथैल्पी जो है लैटिस एनर्जी की आ गई। यानी हम लैटिस एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हाइबर साइकिल। और साइक्लिक्स जो प्रोसेस होते हैं उनमें जितनी भी एंथैल्पी चेंज होती हैं उनका समिशन जो होता है वो ज़ीरो है, यानी समिशन जो है, जिस समिशन का साइन है ये किसका है जी, साइकिल का, तो ये किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर इन सब को आप ऐड कर दें, यानी आप फिर इसको, ये एफ है दोबारा इस पे ले आएँ ए पे, तभी साइकिल कंप्लीट होगा ना। देखिए आप ए से एफ पे चले जाएं या ए से डिफरेंट स्टेप से एफ पे आ जाएं, यानी ये ऐसे है कि आप यहाँ से यहाँ चले हैं, ये ए है, ठीक है, और ये जो है एफ है, और ये ए से होता हुआ क्या है, ई है, और फिर इधर आ जाए, तो सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। सर्कल बेटा कंप्लीट होगा जब जहाँ से चले थे वहीं पे आ जाएं, यानी आपको फिर जो है यहाँ पे आना है,
तो जब आप उसको, ये जो आपके सामने वैल्यू आ गई है, ये दोनों यानी ये वैल्यू कितनी है -411 जब ए से एफ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ तक जो है वैल्यू वो भी -411 आ गई। अब ये एफ को ए में चेंज करना है तो ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस और माइनस 0। देखें ना, ये माइनस है ना, आप इसको इधर ले आएँ, ऐड करें इसमें, ये वैल्यूज में वो ऐड करें तो ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी इंथाल्पी चेंजेस होती हैं उनका सम जो है वो 0 होगा, ठीक है। आप दोबारा उसी जगह पे आ गए, कहते जिथों दिखोती उथे आँख लुती, भाई जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो फिर इंथाल्पी तो कोई नहीं चेंज हुई, 0 हो गई ना। यानी जितनी यहाँ से यहाँ तक चेंज आती है, देखें ए से डायरेक्ट आप एफ़ में आ जाएं तो अगर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, एफ़ से जो है ए पे आएंगे तो एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही ये जो है डिस्ट्रॉय होती है। अगर ऐसा होता तो फिर जो है, अगर यानी एक जो है एक साइकिल जो है एक तरीके से होता है, वही साइकिल किसी और तरीके से भी होता है, तो इन दोनों में एनर्जी का फ़र्क आ रहा है, तो फिर तो आपने एनर्जी क्रिएट कर ली ना। यानी पाथ पे अगर ये एनर्जी डिपेंड करती तो फिर तो एनर्जी क्रिएट हो जाती। यानी जितनी एनर्जी ये हैं और जितनी ये हैं, अगर इनका जो सम है वो बराबर ना आता तो फिर जो है एनर्जी क्रिएट हो जाती। ऐसा नहीं है, एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल जो है दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट जो है आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वो है जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थोड़ी सी टॉपिक रह गए हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी छोटे छोटे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये चीज़ें रह गई हैं, छोटी छोटी जो हैं डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो है हम आते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या फ़र्क है? देखिए, डिसोसिएट का मतलब क्या है? एसोसिएशन होती है ना, एक कोई मुख्तलिफ लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं तो ये एसोसिएशन है, ठीक है। और डिस क्या होगी कि आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब ये है कि जो एटम बॉन्ड बनाकर इकट्ठे थे आपने उनको दोबारा से अलग अलग कर लिया, दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी क्या है? कोई जो एटम अलग अलग हुए थे, ठीक है, वो दोबारा जो है आपस में मिल गए और उस प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। देखिए, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है, कोई पर्टिकुलर बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है। एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये बुक में भी आपकी दी हुई है एग्जांपल। सपोज जो है हाइड्रोजन एटम बन गए। अब ये जो हाइड्रोजन एटम हैं ये मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये जो एनर्जी होगी इसको आप कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपने बॉन्ड तोड़ा है, और ये जो है एनर्जी इसको कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड जो है बना है। जब बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी जो है क्या होती है, यहाँ पे इंथाल्पी और यहाँ पे इंथाल्पी क्या होगी? देखिए, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये प्लस होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ है तो ये नेगेटिव होगी, यानी ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक है, और ये एंडोथर्मिक है, यानी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये वैल्यू जो है मेरे ख्याल में 436 है, यानी इस केस में आपको 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी होगी, एंडोथर्मिक है ना, और इस प्रोसेस में 436 किलो जॉल पर मोल जो है ये एनर्जी रिलीज़ होगी। बस काफ़ी आज